हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएएस पॉइंट में। दोस्तों आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैं जो है पर्यावरण मतलब आज का टॉपिक जो है जीव तथा पर्यावरण से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं इस वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखना और जो भी क्वेश्चन आपको वीडियो में पूछे जाते हैं उसका आंसर आप लोग कमेंट में बताना। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों तक यार शेयर किया करो। दोस्तों तक सारी वीडियो को शेयर किया करो, सारी क्लासेस को शेयर किया करो ना। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, किसी भी जीव तथा पारिस्थितिकी निकेत निम्नलिखित में से किन किन परिस्थितियों को दर्शाता है, नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। मतलब कि जो है जीव जो है परिस्थितिकी निकेत निम्नलिखित में से जो है किन किन परिस्थिति को दर्शाता है, मतलब सहनशीलता, साधन उपयोग की क्षमता, पारिस्थितिकी तंत्र जीव का अभिलक्षणिक भूमिका। तो यहाँ पे जो है हमारा कौन सा प्रश्न सही है दोस्तों? यहाँ पे जो है हमारा सही होगा तीनों। ये जो तीनों कथन हैं हमारे, ये तीनों सही होंगे। यहाँ पे जो है हमारे ये तीनों पॉइंट जो है यहाँ पे दिए गए हैं ये एकदम सही हैं। तो अगर हमारे ये तीनों पॉइंट सही हैं तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा ना। तो चलिए अब इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को हम लोग देख लेते हैं। इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को क्या कर रहा है। किसी भी जीव का पारिस्थितिकी निकेत कर्मता, सहनशीलता, साधन उपयोग की क्षमता, पारिस्थितिकी तंत्र और अभिलक्षण की भूमिका को दर्शाता है। मतलब कि जो है कोई भी जीव हो वह पारिस्थितिकी निकेत कर्मता, सहनशीलता, साधन उपयोग की क्षमता और पारिस्थितिकी तंत्र के अभिलक्षण भूमिका को जैसे कि पारिस्थितिकी निकेत कर्मता शब्द का प्रतिपादन जो है सर्वप्रथम 1917 में जोसेफ ग्रीनेल ने, किसने? जोसेफ ग्रीनेल ने किया था। उन्होंने सूक्ष्म आवास जो है सूक्ष्म आवास कहा था। किसने किया था पारिस्थितिकी निकेत या कर्मता शब्द का प्रतिपादन? तो वो किया था जोसेफ ग्रीनेल ने। कब किया था? 1917 में किया था। उन्होंने उससे जो है सूक्ष्म आवास कहा था। क्या कहा था? सूक्ष्म आवास कहा था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उपयोग कीजिए। भौतिक पर्यावरण वायु, प्रकाश, ताप, जल, मृदा जैसे कारकों को मिलाकर बना है। दूसरा क्या है? जीवों की बनावट, जीवन चक्र, शरीर क्रिया, विज्ञान तथा व्यवहार आदि अजैविक कारकों का प्रभाव नहीं पड़ता। जीवों के विकास तथा प्रजनन पर केवल जैविक कारकों का ही प्रभाव पड़ता है ना। तो यहाँ पे जो है हमको तीनों पॉइंट ध्यान से पढ़ने हैं। यहाँ पे जो है पहला पॉइंट क्या कर रहा है हमारा? पहला पॉइंट जो है हमारा कह रहा है भौतिक पर्यावरण जो है वह प्रकाश, वायु, ताप, जल तथा मृदा जैसे कारकों से मिला। मतलब भौतिक पर्यावरण जो है इन तीनों से मिलकर बना है। वायु, ताप, प्रकाश, जल, मृदा इन सभी से मिलकर जो है भौतिक पर्यावरण बना है। और दूसरा कथन क्या कर रहा है? जीवों की बनावट जो है, जीवन चक्र जो है, शरीर क्रिया, विज्ञान तथा व्यवहार आदि पर जो है अजैविक कारकों का प्रभाव नहीं पड़ता है। और तीसरा कथन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? तीसरा कथन कह रहा है जीवों के विकास तथा प्रजनन पर केवल जैविक कारकों का ही प्रभाव पड़ता है। तो इन तीनों में जो है हमारे कौन से सही हैं, कौन से मतलब गलत हैं? यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो दिया गया है कि कथनों पे कूट का सही मतलब करना है ना। तो यहाँ पे अगर हमारे जो हैं ये कथन हमारा गलत है, दूसरे नंबर वाला, और तीसरे नंबर वाला भी गलत है। तो हमारा बचता है एक। तो एक वाला ऑप्शन जो है कथन हमारा वो सही है। तो यहाँ पे केवल एक सही है ऑप्शन नंबर ए में। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर एक सही होता है। चलिए अभी इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग डिटेल्स में इसके बारे में। यहाँ पे देखिए बताया गया भौतिक पर्यावरण जो है, भौतिक पर्यावरण का निर्माण वायु, जल मतलब बताया ना कि मृदा इन कारकों से मिलकर बना। तो इसलिए हमारा एक कथन सही है।
जीवों की बनावट जो है जीवन चक्र, शरीर क्रिया, विज्ञान तथा व्यवहार आदि पर जैविक के साथ साथ अजैविक कारकों का भी प्रभाव पड़ता है। अतः कथन 2 जो है हमारे वो सही नहीं है। इसके अतिरिक्त जीवों का विकास व जनन पर भी दोनों कारकों का प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमारे कथन 2 और 3 गलत है दोस्तों। 2 और 3 जब हमारे गलत हैं तो हमारा बचता है ए वाला ऑप्शन, तो ए वाला का हमारा सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वायुमंडल के विभिन्न ऊंचाइयों के आधार पर संकेंद्रीय कवच स्तरीय गोलाइयों में बांटा गया है। इन संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या है, ये स्तरीय कवच क्रमशः क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल और ताप मंडल। दूसरा कथन क्या है, यह विभाजन तापमान में बदलाव और अभिप्रेत है। और तीसरा क्या है, यह विभाजन दबाव में बदलाव और अभिप्रेत है ना। तो यहाँ पे जो है हमारे कौन से कथन सही होंगे दोस्तों, यहाँ पे जो है हमारा जो है ये 2 वाला और 3 वाला सही। तो 2 और 3 वाला सही होता है तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही होता है ना। तो यहाँ पे हमारा जो है दोस्तों बी वाला ऑप्शन सही है। चलिए अब इस बारे में देख लेते हैं डिटेल्स में हम लोग। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, वायुमंडल को विभिन्न ऊंचाइयों पर तापमान तथा दबाव में बदलाव के कारण केंद्रीय संकेंद्रीय कवचों में विभाजित किया जाता है, जो क्रमशः इस प्रकार है। पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल। में स्पष्ट है कि जो है कथन 1 हमारा सही नहीं है इस प्रकार से। और दूसरा क्या है हमारा, वायुमंडल में यह स्तरीय विभाजन तापमान तथा दबाव के आधार पर किया जाता है। अतः कथन 2 हमारे 2 और 3 जो है सही है। तो इस प्रकार जो है हमारा 2 और 3 यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही होता है। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडल के एक संकेंद्रीय कवच क्षोभ मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह धरातल के ऊपर की ओर जाने में प्रथम स्तर है। दूसरा, यहाँ वायुमंडल के 50% से कम गैस रहती है। तीसरा, साधारणतया क्षोभ सीमा पर तक ऊंचाई बढ़ने पर तापमान भी बढ़ता है ना। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे कहा गया है कि साधारण क्षोभ सीमा की ऊंचाई पे बढ़ने के बाद तापमान जो है वह बढ़ता है। तो और पहले में दूसरे में कहा गया है कि यहाँ वायुमंडल के 50% से वायुमंडल की 50% से कम, मतलब कि वायुमंडल के एक संकेंद्रीय कवच क्षोभ मंडल संदर्भ में है क्षोभ मंडल, तो यहाँ 50% जो है गैस कम होती है। और पहला कथन हमारा है यह धरातल के ऊपर जाने का प्रथम स्तर है। तो मतलब क्षोभ मंडल के संदर्भ में जो है यहाँ पे हमारा कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे हमारा सिर्फ एक, क्योंकि क्षोभ मंडल पहला परत है, मतलब धरती से धरातल की ओर से, तो ये हमारा पहला परत होता है। बाकी ये भी हमारे गलत हैं, ये भी गलत हैं। जब हमारे दूसरे और तीसरे गलत हैं, सिर्फ पहले वाले सही हैं, तो ये दोनों हमारे गलत हैं, तो हमारा केवल एक सही ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इस पे एक्सप्लेनेशन को हम लोग देख लेते हैं ताकि आसानी से समझ जाएं हम लोग। क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत है ना। इसका विस्तार धरातल से लगभग 8 किलोमीटर, मतलब धरती से 8 किलोमीटर की, मतलब नीचे से की ऊंचाई तक जो है, मतलब 8 से मतलब 16, मतलब 8 किलोमीटर से 16 किलोमीटर, 8 किलोमीटर के एरिया जो है वो कुछ और होता है। 8 किलोमीटर के ऊपर से जो होता है वो हमारा 8 किलोमीटर 16 किलोमीटर की ऊंचाई जो है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा क्षोभ मंडल होता है ना। इस प्रकार जो हमारा कथन एक सही है। अब दूसरे में क्या कहा गया हमारा, इसमें वायुमंडल की 90% से ज़्यादा गैस होती, क्षोभ मंडल में जो है वायुमंडल की 90% से भी ज़्यादा गैसें रहती हैं। क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की ऊपरी परत तक ऊंचाई पर बढ़ने और तापमान घटता जाता है। अतः जो है हमारा कथन 2 और 3 जो है सही नहीं है। भूमि की सतह के समीप औसतन 15 डिग्री सेल्सियस रहता है तथा क्षोभ सीमा तक यह घटकर -57 तक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग जो है अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है,
हमारा 5वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, वायु बच्चों हमारा क्वेश्चन है, वायुमंडल के एक स्तर समताप मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार मतलब कीजिए और नीचे दिए कोड को सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे जो है हमारा पहला क्या है, क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल के बीच गैसों का मिश्रण कम रहता है। दूसरा क्या है, समताप मंडल का विस्तार 30 से 50 किमी तक फैला रहता है ना। और तीसरा है, समताप मंडल में 30 से 40 किमी तक ऊंचाई पर ओजोन परत की धरती होती है। और चौथा क्या है, क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल के बीच जो है परत सीमा कहलाती है। तो इस प्रकार जो है हमारे ये दिए हैं। तो यहाँ पे जो है दोस्तों हमारा सिर्फ एक वाला जो है वो सही है, मतलब कि क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल के बीच गैसों का मिश्रण कम रहता है। तो यहाँ पे यही वाला हमारा सही, बाकी ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत, मतलब ये तीनों पॉइंट जो हैं हमारे, ये तीनों पॉइंट हमारे गलत होते हैं। बाकी बचता है एक ये वाला पॉइंट, तो ये हमारा सही पॉइंट है ना। तो जो है ये हमारे सही पॉइंट होते हैं। तो हमारा केवल जो है यहाँ पे दोस्तों मतलब कि हमारा जो है ये पॉइंट सही होता है, ये पॉइंट सही, सॉरी ये मतलब ये हमारे 3 और 4 जो हैं सिर्फ गलत होते हैं। 2 और 3 पॉइंट जो है हमारे सही होते हैं, है ना। समताप मंडल का विस्तार जो है वो 30 से 50 किमी तक ही फैला है। तो सॉरी मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया था, हमारे पहले और दूसरे पॉइंट सही हैं। तो इस प्रकार जो है हमारा ए नंबर वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा दोस्तों। चलिए अब इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग आसानी से देख के, ताकि क्वेश्चन को आसानी से एकदम समझ सके। समताप मंडल का विस्तार जो है 30 से 50 किमी तक है। क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल के बीच गैसों का कम मिश्रण होता है, अतः जो है कथन 1 और 2 हमारे वो सही हैं। जबकि समताप मंडल में 15 से 30 किमी तक की ऊंचाई पर ओजोन परत अवस्थित होती है। साथ ही समताप सीमा समताप मंडल एवं मध्य मंडल के बीच में अवस्थित है, अतः कथन 3 और 4 हमारे गलत हैं। तो समताप मंडल जो है 30 से 50 किमी तक फैला है और क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल के बीच में जो होता है वो गैसों की कम मात्रा होती है, ठीक है। इस प्रकार जो हमारा कथन एक सही होता है, ये वाला कथन, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की परत मध्य मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ है सही नहीं है की बात की गई है ना। तो अगर जब सही नहीं है की बात है तो इसी प्रकार का क्वेश्चन ध्यान से आप लोग पढ़ते रहोगे तो सही क्या सही है क्या सही नहीं है आप लोग आसानी से उसको पकड़ सकते हो। तो यहाँ पे जो है हमारा क्या कहा गया है, वायुमंडल की एक परत मध्य मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो इसका विस्तार जो है 80 किलोमीटर ऊंचाई तक है ना। दूसरा कथन क्या है हमारा, इस मंडल की में ऊंचाई के साथ साथ तापमान की कमी आती है। तीसरा क्या है, इसकी ऊपरी सीमा को मध्य सीमा कहते हैं। और चौथा क्या है हमारा, अधिकांश वायुयान इसी मंडल में होकर गुजरते हैं। तो यहाँ पे जो है दोस्तों हमारे ये गलत है, बाकी ये सही है। तो हमारे जब ये तीनों सही हैं तो हमारा सिर्फ जो है डी वाला ऑप्शन गलत होता है, क्योंकि यहाँ सही नहीं है की बात, वायु के मध्य मंडल के परत में बात की है। तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही होता है ना। तो अब इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। देखो जो है वायुमंडल क्षोभ सीमा के में लगभग 10 किमी की ऊंचाई पर उड़ते हैं, अतः तीनों जो है कथन मध्य मंडल के संदर्भ में सही है ना। और बाकी जो है वायुयान जो है क्षोभ मंडल 10 किमी, इस प्रकार जो है हमारा वो गलत होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आयन मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयन मंडल के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन है। देखिए यह ताप मंडल का ही एक भाग है ना। दूसरा यहाँ ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। तीसरा क्या है, इस मंडल में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। तो इस जो है हमारे ये 3 हैं,
मतलब कि यह तापमान का ही एक भाग है। दूसरा है यहाँ ऊंचाई के साथ साथ तापमान की कमी आती है। और तीसरा क्या है, तीसरा वाला है हम लोगों का, इस मंडल में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं ना। तो यहाँ पे जो है हमारा दोस्तों, यहाँ पे हमारा कौन सा कथन सही होना चाहिए, आप लोगों को अगर पता हो तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे हम लोगों का जो सही होगा वो सी वाले ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों का जो दोस्तों है कि यहाँ पे देखिए क्या है ना, कि जो है हम लोगों का यहाँ पे बात कही गई है कि जो है ये वाला हमारा कथन जो होता है यहाँ पे, ये वाला और ये वाला सही है। मतलब कि एक वाला और 3 वाला, ये जो है हमारे तीनों दोनों सही हैं। तो यहाँ पे देखिए, सॉरी मैं 3 लगाना भूल गया हूँ, यहाँ पे 3 है ना। यहाँ पे आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 है ये, तो केवल 1 और 3 हमारे जो हैं ये सही हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। आयन मंडल तापमान का ही एक भाग है जो लगभग 80 से 400 किमी तक विस्तृत है। इस मंडल में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयन कहा जाता है। इन कणों को क्या कहा जाता है? आयन कहा जाता है। 80 से जो है 400 किमी तक विस्तृत है आयन मंडल ना। तो इस मंडल में जो है विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिसको आयन कहा जाता है। समताप मंडल के अतिरिक्त आयन मंडल एक केंद्रीय संकेंद्री कवच है जिसकी ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में भी वृद्धि होती है। तो कथन 2 हमारे जो है गलत है। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पृथ्वी पर जो है यहाँ पे दिए कथनों पर विचार करना है ना। तो पृथ्वी पर रेडियो टेलीविजन का प्रचारण आयन मंडल उत्तरदायी, मतलब जो रेडियो होते हैं, रेडियो तरंगे जो होती हैं, इसके लिए कौन उत्तरदायी है? तो इसके लिए जो है यहाँ पे कहा गया है कि आयन मंडल जो है उत्तरदायी है। आयन मंडल में ध्रुवीय प्रकाश की उपस्थिति होती है, मतलब आयन मंडल में जो है ध्रुवीय प्रकाश की भी उपस्थिति होती है। तो अगर हमारे ये दोनों का कथन जो है हमारे दोस्तों, ये वाले और ये वाले कथन हमारे सही है। तो हमारा अगर ये दोनों कथन सही है तो हमारा जो है सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अब इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग जो है देख के आसानी से इसको समझ लेते हैं ना। पृथ्वी पर प्रेषित रेडियो तरंगे आयन मंडल से वापस लौट आती हैं जिनके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर रेडियो एवं टेलीविजन का संचालन होता है। इसके अतिरिक्त आयन मंडल में ध्रुवीय प्रकाश की उपस्थिति होती है जो उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश तथा दक्षिणी ध्रुव प्रकाश के रूप में होती है। अतः दोनों कथन हमारे सही हैं। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल कहते हैं। इसका विस्तार 400 किमी ऊंचाई से परे है और यहाँ पर वायु अत्यंत विरल होती है ना। तो अब चलिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए कूट में कौन सही चुनना है, मतलब सही चुनना है इनमें से। पहला क्या है? क्षोभ मंडल में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा होती है। यहाँ पे कहा गया है कि क्षोभ मंडल में जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जो है प्रचुर मात्रा होती है ना। तो वायुमंडल के संदर्भ जो है वायुमंडल के संदर्भ में बात की गई। और दूसरा क्या है? वायुमंडल में जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ओजोन सूक्ष्म मात्रा में पाई जाती है ना। और तीसरा क्या है जो कहा गया है? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ओजोन की सूक्ष्म मात्रा ही जीवन के लिए खतरनाक है। तो यहाँ पे जो है हमको कूट दिए गए केवल एक और 2, 1 2 3 और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे कौन से कथन सही हैं? बी वाले जो है हमारे कथन सही है। बी वाला ऑप्शन जो है हमारा वो सही है, ये और ये वाला सही है। ठीक है, चलिए अब इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग देख लेते हैं और आसानी से समझ लेते हैं ना। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। यहाँ पर नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की प्रचुरता होती है। मतलब कि जो क्षोभ मंडल है वायुमंडल की सबसे निचली परत है, ये वाली
क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की, यहाँ पे जो है वायुमंडल की जो है क्षोभ मंडल सबसे नीचे वाली परत है ना जो है, और जो वायुमंडल सबसे नीचे पे यहाँ पे नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन गैस होती है यहाँ पे इसकी प्रचुरता होती है, मतलब यहाँ पे परफेक्टली नाइट्रोजन गैस रहती है। यद्यपि वायुमंडल से 120 किमी की ऊंचाई तक ऑक्सीजन कुछ मात्रा में उपलब्ध होती है, मतलब कि वायुमंडल से जो है, ये वायुमंडल मान लो हमारा है और यहाँ से जो है 120 किलोमीटर 120 केमी तक जो है हमारा वायु, मतलब उसकी प्रचुरता होती है, ऑक्सीजन की कुछ मात्रा में उपलब्ध होती है। तो इस प्रकार जो हमारे कथन एक सही है। वायुमंडल में जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ओजोन की अल्प मात्रा उपलब्ध है, तो ये कथन दो भी हमारे सही हैं। जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ओजोन की सूक्ष्म जीवन के लिए महत्वपूर्ण होती है, ना कि खतरनाक। जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ओजोन की सूक्ष्म मात्रा जो है जीवन के लिए महत्वपूर्ण होती है, ना कि खतरनाक। तो कथन 3 भी हमारे जो है इस प्रकार सही नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का, जिसका आंसर भी आप लोगों को ही बताने हैं ना। वायुमंडल में उपलब्ध जलवाष्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है जलीय चक्र को नियंत्रित करता है। दूसरा क्या है, यह केवल जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जीवन निर्वाह को प्रभावित करता है। तीसरा है, यह धरातल के अवरक्त विकिरण को अवशोषित करता है ना। तो यहाँ पे जो है दोस्तों हमारे कौन से कथन सही होंगे, केवल एक सही होगा, एक और दो सही होंगे, एक और तीन सही होंगे, दो तीन सही होंगे। आप लोगों को इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है ना। तो बस दोस्तों आज के लिए जो है हमारे 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट डे हम लोग किसी नेक्स्ट टॉपिक से आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।